हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी। आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी में इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या फ्लो होता है इनकम कैलकुलेट करने का, हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कैलकुलेट करने के लिए ताकि हम कंप्लीट क्वेश्चन कर सकें। तो एक एक करके हम इसको टेकअप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए, जब भी कोई हाउस को रेंट पे दिया जाता है तो उस रेंटल इनकम को हम इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करते हैं। जो रेंट से हमें इनकम रिसीव हुई, उस इनकम को कैलकुलेट करने के जितने भी रूल्स, जितने भी प्रोविजंस हैं, वो सारे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में गिवन। तो इस हेड में कौन सी इनकम कैलकुलेट होती है? रेंटल इनकम। किस चीज की रेंटल इनकम? हाउस की। सिर्फ हाउस की रेंटल इनकम के ही रूल्स, प्रोविजंस इस चैप्टर में गिवन है। तो सपोज किसी पर्सन के पास घर है और उसने उस घर को किराए पे दे दिया और किराया है 10,000 रुपीज पर मंथ, तो साल में 1,20,000 रुपीज का जो उसने किराया रिसीव करा है, तो अगर हम प्लेन सोचे तो हमें लगेगा प्लेन रीडिंग में कि 1,20,000 रुपए की उसकी इनकम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस इनकम को कैलकुलेट करना है अभी हमें कि भाई रिसीव 1,20,000 किया तो जो खर्चे हुए, जो एक्सपेंस है उससे रिलेटेड, वो माइनस करे जाएंगे और फिर इनकम निकाला जाएगा कि भाई इनकम इसका कितना है। तो देखिए किस तरीके से इनकम कैलकुलेट होता है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनकम अगर हमें निकालना है किसी भी हाउस का, तो वो कुछ इस तरीके से निकलता है। सबसे पहले हमें निकालना होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं GAV। सबसे पहले हमें GAV निकालना होगा, फिर हम उसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस को। म्युनिसिपल टैक्स इसमें से माइनस कर देंगे। जो वैल्यू आएगी इसको हम कहेंगे नेट एनुअल वैल्यू, शॉर्ट में हम कहते हैं NAV। और उसके बाद दो डिडक्शंस माइनस होते हैं, 24A जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये NAV का 30% होता है। तो 24A माइनस करेंगे और दूसरा डिडक्शन माइनस करेंगे 24B, ये होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। बाद में हम डिस्कस करेंगे भैया ये कौन सा लोन है, कितना इंटरेस्ट माइनस होगा, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। NAV में से जैसे ये दोनों फिगर माइनस होगी तो ये जो फिगर आएगी इसको हम कहेंगे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए, हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी क्वेश्चन हो, इनकम निकालने का प्रोसेस यही रहेगा। सबसे पहले हमें GAV निकालना होगा, उसके बाद हम उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। फिर हमारी जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे NAV, नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद उसमें से माइनस होगा 24A जो कि है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो माइनस होगा। और ये NAV का 30% होता है, स्ट्रेट अवे NAV का 30% माइनस कर देंगे। और उसके बाद माइनस होगा 24B जो कि है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आप माइनस करेंगे। ये जो अमाउंट आएगा इसी को हम कहते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिए, इसके अंदर जो GAV है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये गलत निकाला तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें सही से निकालना आना चाहिए। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता क्या है, अभी हम एक एक करके इन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू घर का सालाना किराया होता है कि भाई पूरे साल में उस घर से कितना आपने रेंट रिसीव करा है। लेकिन बोलने में तो बहुत आसान है कि भाई घर का सालाना किराया यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो भी हमने उस घर से पूरे साल में कमाया है किराए से, उसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं। लेकिन निकालते समय इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। म्युनिसिपल टैक्स
म्युनिसिपल टैक्स एमसीडी के द्वारा जो टैक्स लिए जाते हैं यानी हाउस टैक्स वगैरह, वो होते हैं म्युनिसिपल टैक्स, जो कि घर का ओनर पे करता है। तो ये उसमें से माइनस कर देते हैं, भैया आपकी इनकम हुई, आपने किराया रिसीव करा, उसी घर के लिए आपने कुछ म्युनिसिपल टैक्स पे किया, हाउस टैक्स पे किया, तो आप उसको इसमें से माइनस कर सकते हैं इनकम निकालते समय, तो वो माइनस हो जाएगा। ये म्युनिसिपल टैक्स जो है ये माइनस होता है पेड बेसिस पे, यानी अगर आप पेमेंट करते हो तो ही आप माइनस कर पाओगे। सपोज म्युनिसिपल टैक्स ड्यू हुआ उस साल का, लेकिन आपने पे नहीं किया उस साल के अंदर, आपने नेक्स्ट ईयर में उसको पे किया, तो फिर आप उस साल की कैलकुलेशन में इसको माइनस नहीं कर सकते। ये हमेशा पेड बेसिस पे माइनस होता है, पेड बेसिस पे, पेड बेसिस पे माइनस होगा। ये नहीं फर्क पड़ता कि आप पिछले साल का अभी पे कर रहे हो तो क्या आप उसको माइनस कर सकते हैं, या एडवांस में आप पे कर रहे हो तो भी आप माइनस कर सकते हो। जब पे करोगे म्युनिसिपल टैक्स उस साल माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा NAV, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। अब ये नेट एनुअल वैल्यू के बाद दो डिडक्शंस माइनस करने होते हैं, 24A और 24B। ये दो डिडक्शंस माइनस करें, क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये 24A क्या है, ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन, NAV का 30% फिक्स, कुछ भी नहीं, जो भी NAV आएगा उसका 30% निकाल के यहां माइनस करना है। क्यों मिलता है सर ये 24A? ये 24A मिलता है वेरियस एक्सपेंसेस जो कि ओनर करता है अपने घर को मेंटेन रखने के लिए। किराए पे दे दिया, लेकिन घर के अंदर रिपेयरिंग वगैरह है वो तो सारा ओनर ही करवा रहा है ना, तो वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोलता है माइनस करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा आपको NAV का 30% माइनस करने देते हैं, चाहे आपने खर्चा एक्सपेंस किया हो उस घर के लिए या ना किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना भी NAV है उसका 30% आप यहां पे माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद 24B, ये अनदर, ये इंपॉर्टेंट है GAV, और एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये दोनों चीजें सही से कैलकुलेट कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा ऑथोरिटी का। जो भी मिस्टेक होती है वो ज्यादातर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने में हो जाती है या फिर 24B निकालने में हो जाती है। 24B बेसिकली इंटरेस्ट है, किस चीज का इंटरेस्ट? लोन का इंटरेस्ट। कैसा लोन? हाउस से रिलेटेड लोन, यानी अगर आपने घर खरीदने के लिए कोई लोन लिया है उसका इंटरेस्ट आप पे करते हो तो उस घर की इनकम में से माइनस कर लो। अगर आपने घर को रिपेयर कराने के लिए कोई लोन लिया है तो उस इंटरेस्ट को भी आप यहां से माइनस कर सकते हैं। घर को रेनोवेट कराने के लिए लोन लिया है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसको आप माइनस कर सकते हो। घर के अंदर कुछ एडिशन कराने के लिए अगर आपने लोन लिया है, जैसे एक फ्लोर बनाया एक और बनाना है, तो वो भी आप यहां से आप उसका इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो। ये जो इंटरेस्ट माइनस होता है ये ड्यू बेसिस पे माइनस होता है। जैसे आपको म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट बेसिस पे माइनस हो रहा था ना, यहां पेमेंट होना जरूरी नहीं है, जितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा उस साल आप उसको माइनस कर दीजिए 24B में। मैक्सिमम गलती सिर्फ इन्हीं दोनों जगह हो जाती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू या फिर 24B। ये दो जगह अगर आपने सही से कैलकुलेट करा तो आपका पूरा क्वेश्चन सही होगा। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, आज हम ये डिस्कस करेंगे इस क्लास में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू वैसे तो साल भर का घर का जो भी इनकम है, किराया है, वही होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेकिन इसको निकालने के लिए एक गवर्नमेंट ने फिक्स्ड फॉर्मेट दे रखा है, फिक्स्ड तरीका बताया है, उसको फॉलो करके ही हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा फेयर रेंट, दूसरी फिगर म्युनिसिपल वैल्यू, तीसरे पॉइंट में हम हायर ले लेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करके हायर ले लेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे स्टैंडर्ड रेंट, फिफ्थ पॉइंट में हम लेंगे, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ये होता है लोअर, किसका लोअर? 3 और 4। और फिफ्थ पॉइंट में हम लेंगे, सिक्स पॉइंट में हम लेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ऑब्लिक रिसीवेबल। सेवन पॉइंट हम लेंगे हायर, 5 और 6 में, और यही हमारा GAV होगा।
तो सबसे पहले फेयर रेंट क्वेश्चन में गिवन होता है, म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होता है, देन हम इन दोनों में से कंपेयर करेंगे और इन दोनों का हायर ले लेंगे। ये दोनों फिगर फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, आप वहां से देखें और इन दोनों को लिख लें और उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करके इसका हायर ले लें, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर आप इन दोनों को देखें और इन दोनों को कंपेयर करके लोअर ले लें, इसका नाम हमारा है गया एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्चुअल रेंट, जो एक्चुअल रेंट उस घर से ओनर को मिला है पूरे साल में, जो उसको लेना है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीवेबल, इसको लिखे, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर आप इन दोनों को कंपेयर करें और फिर इन दोनों का हायर ले लें, यही हायर हमारा जीएवी कहलाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज फेयर रेंट किसी घर का है 1,20,000 रुपए पूरे साल का और म्युनिसिपल वैल्यू है 1.5 लाख रुपए। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे सबसे पहले और हायर ले लेंगे, हायर होगा हमारा 1.5 लाख रुपए। फिर स्टैंडर्ड रेंट गिवन है सपोज 1,10,000 रुपए, तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे और लोअर ले लेंगे 1,10,000 रुपए। इन दोनों को कंपेयर करके आपने लोअर ले लिया। अब एक्चुअल रेंट जो है, सपोज जो ओनर है उसने घर को 15,000 रुपीज पर मंथ किराए पे दे रखा था, तो पूरे साल का किराया हो गया 1,80,000 रुपए, इतना उसको किराया लेना है। तो 1,80,000 और 1,10,000 को कंपेयर करेंगे और इन दोनों से जो भी हायर होगा ये आप ले लेंगे और यही हमारा जीएवी कहलाएगा, यही हमारा जीएवी कहलाएगा। तो देखिए जीएवी निकालने का ये प्रोसेस है। अगर सपोज यहां पे रेंट कम होता, सपोज 5,000 रुपीज पर मंथ रेंट वो लेता, तो 5,000 के हिसाब से साल भर का हो गया 60,000 रुपए। तो अब 60,000 और 1,10,000 को जब कंपेयर करते तो यहां पे आप लिखते 1,10,000, तो हमारा जीएवी आता 1,10,000। तो आपको लगता कि सर यहां तो हमें रिसीव हुआ है 60,000 रुपए, लेकिन आप 1,10,000 रुपए जीएवी बना रहे हैं। तो भाई देखिए एक्चुअल में इसका नाम देखिए एक्सपेक्टेड रेंट। ये रेंट गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि आपका जीएवी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये इन्होंने रेंट बता रखा है, उसके हिसाब से ये रेंट ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके बाद आपके एक्चुअल रेंट को देखा जाता है। अगर आपने जो रेंट बताया है वो इस एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो आप ज्यादा वाला जीएवी हो जाएगा, और अगर आपने इस एक्सपेक्टेड रेंट से कम अमाउंट लिखा है एक्चुअल रेंट में, तो फिर ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है यही जीएवी बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम देखिए क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि इतना जीएवी जरूर होना चाहिए। तो अगर आप इससे ज्यादा बताते हैं एक्चुअल रेंट को तो एक्चुअल रेंट हमारा जीएवी बन जाता है, और अगर आप इसे कम बताते हैं तो फिर आप कम बताओ कोई बात नहीं, लेकिन जीएवी बनेगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट वाला ही फिगर, क्योंकि इन दोनों से आपको हायर लेना है। अब ये समझिए कि ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, आगे आप इसमें वैकेंसी का केस भी होता है, फिर अनरियलाइज्ड रेंट का भी केस होता है, तो वो आगे आप जैसे जैसे करते जाओगे आप इसको सीखते जाओगे। बेसिक जीएवी निकालने का प्रोसेस यही होता है। अब ये फेयर रेंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। फेयर रेंट होता है उसी लोकेशन में सिमिलर प्रॉपर्टी का जो रेंट है, यानी ये एवरेज रेंट है, मार्केट का एवरेज रेंट है, उसी को हम कहते हैं फेयर रेंट। जैसे आप बोलते हैं ना इसका फेयर प्राइस क्या है, तो फेयर प्राइस मतलब एवरेज प्राइस, उसी तरीके से ये एवरेज रेंट है इस टाइप के घर का। म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या होती है, तो देखिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन एमसीडी द्वारा निकाली गई वैल्यू को हम कहते हैं। इसी वैल्यू पे म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन एमसीडी डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली गई वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट, ये स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा निकाला जाता है स्टैंडर्ड रेंट, तो वो भी आपको गिवन, ये सारी चीजें गिवन होती क्वेश्चन में। और एक्चुअल रेंट भी गिवन ही होती है। तो बस आपको इनमें कंपैरिजन करना है और हायर लोअर करते हुए जीएवी कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये है जीएवी निकालने का तरीका, बहुत ही आसान है। इन सारी चीजों को आप ढंग से स्टडी करिए, हायर लोअर करिए, और इसके बाद जो एंड फिगर आपका रिजल्ट आएगा ये हमारा होगा जीएवी। इसमें एक्सेप्शन केसेस भी है, एक्सेप्शन है। वैकेंसी के केस में कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, यानी अगर सपोज कोई पर्सन अपना घर किराए पे देता है और वो घर पूरे साल भर किराए पे नहीं रहता, 6 महीने किराए पे रहता है और 6 महीने खाली पड़ा रहता है, तो उस केस में कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगी। उस केस में कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए जीएवी इतना ही, ठीक है। वैकेंसी का केस हम नेक्स्ट किसी क्लास में टेकअप करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। एक ये ब्रीफ इंट्रो था हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का।
जिसमें हमने हाउस प्रॉपर्टी में इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होता है और जीएवी किस तरीके से कैलकुलेट होता है ये समझा, प्लस म्युनिसिपल टैक्स क्या होते हैं ये समझा, 24A क्या होता है, 24B क्या होता है, इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। जीएवी को थोड़ा हमने डिटेल में डिस्कस किया है। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।